अच्छा, अब इसके बाद हमने पढ़ना है बैक्टीरियल फ्लोरा, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लोरा क्या है एक्चुअली? देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई हमें डिजीज़ कॉज क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अगर मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी है, मैं ऐसी रफ सी रह के बनाता हूँ, हमारी ये बॉडी है, ठीक है। तो इस पे स्किन के अराउंड ये ऑर्गन है, ऑर्गन के अराउंड तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरा, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा कह रहे होते हैं। नॉर्मल इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि नॉर्मल है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब ये मेंशन है भैया कोलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया। कोलोनाइज का मतलब ये है कि रह रहे हैं बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, और एमओ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दैट लिव इन ऑन अवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी पे रहते हैं विदाउट कॉजिंग डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। अब कहाँ नहीं होते ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ब्लड, ब्रेन और मसल, ये 3 जगह पर हैं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ नॉर्मल फ्लोरा मौजूद नहीं होता। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नॉर्मल फ्लोरा का आपके पास बेनिफिट क्या? अच्छा, कहाँ होते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, म्यूकोजा के अराउंड होंगे, स्किन के अराउंड होंगे। म्यूकोजा क्या है? हमारी कवरिंग है, हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि फ्रिक्शन वगैरह से बचा रही होती है। उसके बाद स्किन के अराउंड होंगे और भी ऑर्गन्स के अराउंड होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बेनिफिट्स क्या हैं? देखें, 2 मेन बेनिफिट्स मैं यहाँ पर लिखे हैं। एक तो पैथोजन से इफेक्ट करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे? देखें, अगर मिसाल के तौर पर ये हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है, इसके अराउंड नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, ठीक है, पूरा नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है। अब ये नॉर्मल फ्लोरा जो है ये क्या करेगा? इसके बाद देखें, पूरे अराउंड नॉर्मल फ्लोरा है और कोई अटैचमेंट पॉइंट नहीं है। तो कोई पैथोजन आया तो वो कोशिश करेगा कहाँ अटैच हो, जगह ढूंढेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी तो अपना अटैच नहीं हो पाएगा और इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर नॉर्मल फ्लोरा हट जाए, जैसे मिसाल के तौर पर ऑर्गन नहीं, नॉर्मल फ्लोरा देखें कम हो गया तो ये पैथोजन आया, इसके बाद जगह है भाई, कहीं भी अटैच हो जाए तो कहीं भी अटैच होकर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमें पैथोजन से बचा रहे होते हैं। खुद तो नुकसान नहीं पहुंचाते मगर जो नुकसान पहुंचाने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको पैथोजन कहते हैं, उससे बचाते हैं। अच्छा, दूसरा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? देखें, नॉर्मल फ्लोरा है तो एक्चुअली बैक्टीरिया ही। तो अगर मिसाल के तौर पर ये ऐसा बैक्टीरिया है, गोल बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी ये नॉर्मल फ्लोरा को कंसीडर करती है बाहर का है कुछ, ठीक है, एंटीजन है। तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ क्या करेगी? एंटीबॉडी बना लेगी। अगर ये मैं कहता हूँ ट्रायंगल है, हमारी बॉडी भी क्या करेगी? इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। अगर ये स्क्वायर है, हमारी बॉडी भी क्या करेगी? इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। तो अगर मिसाल के तौर पर दोबारा कोई इसी की जैसे सर्किल दोबारा कोई आ गया बैक्टीरिया पैथोजन, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद है तो इसको मार देगा। हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ गया जो कि ट्रायंगल शेप है, तो हमारी बॉडी में देखें ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो इसको मार देगा। हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ गया जो कि स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इसको एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो मार देगी। तो ये एक्चुअली एंटीजन ड्रैग करें हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी इनको बाहर का कुछ समझती है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेती है और उसी जैसे कोई ऑर्गेनिज्म दोबारा अटैक करे तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो ऐसे हमें ये एंटीबॉडीज़ दे के फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ठीक है, हो गया बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद अब नॉर्मल फ्लोरा, कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरिया हैं, वो कहाँ मौजूद होते हैं, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, एक है क्लोस्ट्राइडियम है। क्लोस्ट्राइडियम स्पीशीज़ ये हो सकता है कोलॉन में, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। डाइजेशन में पढ़ते हैं हम ये सारा, ठीक है। यहाँ अपेंडिक्स होगा तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे डाइजेशन में इंशाल्लाह। बट क्लोस्ट्राइडियम स्पीशीज़ कहाँ होते हैं? कोलॉन में होते हैं। उसके बाद इससे या कोलाई, इसको ई कोलाई भी कहते हैं। अदर कोलीफॉर्म्स, ठीक है, ये कहाँ होंगे? कोलॉन में, वजाइना में और आउटर यूरेथ्रा हमारी यूरिनरी ट्रैक का एक पार्ट है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सारे मौजूद होते हैं। उसके बाद लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ कहाँ होंगे? माउथ में होंगे, मुंह में, कोलॉन में, वजाइना में, ठीक है। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये नोज़ में, नाक में और स्किन में होते हैं। उसके बाद एंटेरोकोकस फेकैलिस, ये कहाँ होते हैं? कोलॉन में होगा। और वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोका, ये माउथ और नीजोफेरिंक्स क्या है एक्चुअली? देखें, फेरिंग्स हमारे पास, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है नेज़ल कैविटी, ठीक है, नेज़ल कैविटी। और नेज़ल कैविटी के पीछे ये देखें, ये पूरा पार्ट क्या है? ये पूरा पार्ट है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है ये नीचे, फेरिंग्स के नीचे देखें, ये है हमारे पास इसोफेगस, ये है इसोफेगस, और ये है हमारे पास जैसे कि मेंशन है लैरिंग्स किसका पार्ट है? ठीक है, ये पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, पढ़ेंगे सारा। इसोफेगस किसका पार्ट है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो आप देखें जो फेरिंग्स है वो कॉमन पार्ट है बिटवीन रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों का कॉमन पार्ट है। ये यहाँ भी जा सकता है, इससे जो चीज़ आ रही है वो यहाँ भी जा सकती है। तो ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि कॉमन पार्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, तो वो फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग जो नाक के पीछे, नेज़ल कैविटी नाक है, इसके पीछे वाला जो हिस्सा जो फेरिंग्स है इसको हम नेज़ोफेरिंग्स कह रहे होते हैं, ठीक है। मुंह के पीछे वाले को ओरोफेरिंग्स कहेंगे, लैरिंग्स के पीछे वाले को, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पीछे वाले को लेरिंजोफेरिंग्स कहेंगे। तो अब यहाँ पर ओरोफेरिंग्स में मौजूद है, ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स में सॉरी मौजूद है, तो ये होगा मुंह के पीछे वाला पार्ट जो है यहाँ पर मौजूद होता है, ये वेरी डेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स में नाक के पीछे वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा भाई,
ये हो गया हमारा नॉर्मल फ्लोरा। अब हमने पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं। तो इसमें भी सारे जो हम करैक्टर अब तक पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक सेल के सब होंगे। प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है, सब वही चीज़ें होंगी। ये क्या है एक्चुअली ग्राम नेगेटिव पढ़ चुके हैं डिटेल में। जिसके पास सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन बहुत कम मौजूद होता है वो ग्राम नेगेटिव कहलाता है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन मतलब ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होता है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो वो क्या कहलाता है, ग्राम नेगेटिव। ये कहाँ रहता है, एक्वेटिक लाइफ में, मतलब पानी की ज़िंदगी में रहेगा, जहाँ पानी होगा वहाँ रहेगा। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, अपना खाना खुद बनाता है। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं ये बता देता हूँ, ये चीज़ छोटी सी दोबारा देख लेंगे बाद में। फोटोसिंथेसिस तो करता है, मगर हमने बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में देखा था कि बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और ऑक्सीजन की जगह H2S का यूज़ करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कार्बन और H2O इसको लिख सकते हैं हम। और इसके साथ क्या बनाता है, इसके साथ बनाता है वाटर और सल्फर लिबरेट करता है। ये बैक्टीरिया ऐसे फोटोसिंथेसिस करता है। मगर ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे प्लांट्स करते हैं। क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अच्छा, ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करेगा, ठीक है, और वही कार्बोहाइड्रेट और वाटर और ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। तो इस टाइप की हम फोटोसिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, इसमें एक्सेप्शन है। अच्छा, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि एल्गी की तरह थोड़ा सा ये मिलता है इसके। पहले कहते थे, ठीक है, जब डिस्कवरी बढ़ी तो देखा नहीं भाई एल्गी नहीं है, तो एल्गी की तरह इसके कुछ करेक्टर्स है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। फिलामेंटस है, ठीक है। फिलामेंटस का क्या मतलब कि ये ऐसे होगा दानानुमा, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, ठीक है, वैसे फिलामेंटस होता है। और कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम्स, ठीक है। ट्राइकोम है, ये दोनों चीज़ें बताता हूँ, एक है ट्राइकोम, एक है मिसलिनियस शीट, ठीक है, दो चीज़ें। अच्छा देखिए, ये बाहर वाली है मिसलिनियस शीट, ठीक है, म्यूसिलेजिनियस शीट है ये बाहर वाली। और अंदर वाले देखें दाने नुमा फिलामेंट नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ट्राइकोम। देखिए अंदर ट्राइकोम मौजूद है और ट्राइकोम्स जो हैं वो साउंड हुए हुए हैं मिसलिनियस शीट से। उसके बाद इसका फ्लैजिला नहीं होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला था, क्या था, देखें बैक्टीरिया था, उसके अंदर बेसल बॉडी थी, वहाँ से फ्लैजिला निकल रहा था, मूवमेंट में हेल्प करता था। फ्लैजिला नहीं है, मगर एक गैस वेजिकल से, देखें फ्लैजिला नहीं है तो मूव तो करना है ना कुछ करके, तो ये गैस वेजिकल से मूव करता है। क्या होता है गैस वेजिकल, देखें मैंने अभी बताया कि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकल के कुछ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ये जो शीट है म्यूसिलेजिनस शीट, इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जब डिपॉजिट होगी, गैस किसी चीज़ में डिपॉजिट हो तो वो क्या हो जाता है, लाइटर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा और ये फ्लोट करना, मूव करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से ग्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब कि थोड़ी सी बहुत स्लाइट मूवमेंट क्या क्या ये शो करता है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गई इसकी बातें भाई, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की बेसिक बातें। उसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी, मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्लांट्स की तरह करता है, तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी, पिगमेंट्स और जो तरीके होंगे वो प्लांट से काफ़ी मिलते होंगे। तो ये मेंशन है रिलेटेड टू यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब वही है कि जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, और यूकैरियोट में भी यहाँ प्लांट से इसको कंपेरिजन दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट ही करता है यूकैरियोट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। उसके बाद क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल क्या है एक्चुअली, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल कहते हैं। फोटो सिस्टम 2, ठीक है, यहाँ इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, बायोएनर्जेटिक्स से हमारा अगला चैप्टर है, तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। मगर ये इसके बाद क्लोरोफिल ए और फोटो सिस्टम 2 होता है, इसकी डिटेल मैं आपको वहाँ बता दूंगा। उसके ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस, ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन लिबरेट करता है, इसलिए ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात ये है कि जब ये इवॉल्व हुआ तो अर्थ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो अर्थ पे ऑक्सीजन आने की वजह यही है साइनोबैक्टीरिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थ पे ऑक्सीजन आने की वजह किसको कंसिडर किया जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया आपका आंसर होगा। उसके बाद देखें, यहाँ पर मैं पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास है, ये जो अंदर दो लेयर्स हैं, ये हैं, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है इसके स्ट्रक्चर में। ये आगे वही सेल मेम्ब्रेन और ये आगे वही सेल वॉल। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, क्या कि ये क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या मतलब, क्लोरोफिल और भी ये दो पिगमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं वो, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी वगैरह बन रही होती है, ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं फाइकोबिलिजोम्स, उससे रिलेट होते हैं, उस पर अटैच होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये दोनों लेयर मैंने बताई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि ये अगर पार्टिकल है एक, ये पार्टिकल है दूसरा, ये पार्टिकल है तीसरा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ पार्टिकल को फाइकोबिलिजोम्स। इस पार्टिकल में, इस फाइकोबिलिजोम में हमारे पास मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसी में मौजूद होगी। और जो पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, क्लोरोफिल हो गया, ये 2 पिगमेंट और है मैं बताता हूँ, ये भी इसी के अंदर, इस पार्टिकल के अंदर जो मैंने बनाया है इस रेड कलर से, तो इसी में मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब एक तो इसके बाद क्लोरोफिल है जो कि मेन फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद 2 पिगमेंट और हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। कौन से? फाइकोसियानिन है और फाइकोएरिथ्रिन है। फाइकोसियानिन कौन सा है? ब्लू पिगमेंट है, ठीक है। और फाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट है। ये दोनों फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। इनको एसेसरी पिगमेंट्स कह रहे होते हैं। लिख देता हूँ मैं, एसेसरी। एसेसरी पिगमेंट का मतलब ये है कि क्लोरोफिल की हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, ताकि और उसमें फोटोसिंथेसिस हो, अच्छा हो सके। उसके बाद फूड मिसाल के तौर पर बन गया, इसे यूज़ कर ले, इतना चाहिए। अब एक्स्ट्रा क्या करे भाई? उसको स्टोर करेगा तो ग्लाइकोजन फॉर्म में, जैसे हमारी बॉडी में भी हो रहा होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे करता है? सेक्सुअल मेथड तो नहीं है ज़ाहिर, प्रोकैरियोट है, तो ए सेक्सुअल मेथड से करेगा। ए सेक्सुअल मेथड कौन कौन से? एक तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमने पढ़ा है, क्या होता है कि भाई सेल है, इसके बाहर आउटग्रोथ निकली, कुछ न्यूक्लियर मटेरियल गया, अलग हो गया, ठीक है, ग्रो कर गया, ये रिप्रोडक्शन हो गई। अच्छा, दूसरा है हेटेरोसिस्ट, होमोगोनिया, काइनेट। से 3 मेथड है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ हेटेरोसिस्ट क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये जगह नहीं बची, मैं इसका ना कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको पहले। चलिए एक काम करते हैं, इन तीनों को पढ़ने से पहले हम नॉस्ट्रा को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रा को पढ़ लेंगे तो इन तीनों का आपको अच्छा और समझ आ जाएगा। ये क्या है भाई? नॉस्टॉक है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया का ही एक पार्ट है, साइनोबैक्टीरिया का ही सब टाइप है, जो क्या है कि सब एरियल है, मतलब ऐसी जगह ग्रो करता है जहाँ हवा मौजूद होती है। और सब एरियल साइनोबैक्टीरिया, हवा वाली जगह में ग्रो करने वाले साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं नॉस्टॉक। उसके बाद इसके पास होते हैं हेटेरोसिस्ट। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बनाता हूँ। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर कैसे होता है यहाँ बना देता हूँ, देखें। इसके बाद कुछ सेल होते हैं जो कि गोल होते हैं, इसको हम कहेंगे स्फेरिकल सेल्स, ठीक है। मैंने स्फेरिकल सेल यहाँ बना दिए। उसके बाद कुछ सेल होंगे इसके बाद ऐसे, इसको हम कहेंगे बैरल शेप या सिलेंड्रिकल सेल्स। ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप सेल बना दिए, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल इसके पास होंगे ये ऐसे, एक सेकेंड रुकिएगा। कुछ सेल होंगे इसके बाद ऐसे, बहुत बड़ा सेल होगा जो कि थिक वॉल सेल होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा वही स्फेरिकल सेल हो आ जाएंगे कुछ। उसके बाद दोबारा वही बैरल शेप सेल आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा क्या होगा भाई? थिक वॉल सेल, वैसे ही थिक वॉल सेल आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर से चलता रहता है। तो ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है। अच्छा, जो बड़ा ये जो सेल है, ठीक है, ये बड़ा सेल है, इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये कहलाता है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। थिक वॉल्ड सेल क्या कहला रहा है? हेटेरोसिस्ट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसको हम ऐसे, ये मेंशन है हेटेरोसिस्ट के एट इंटरवल, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे कुछ जैसे कुछ सेल के बाद आया एट इंटरवल, लार्ज सेल, राउंड, गोल और थिक वॉल्ड सेल है, इसका येलो कलर है, ये सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके रिप्रोडक्शन में क्या लेना देना है अभी आपको समझ आ जाएगा। हेटेरोसिस्ट हो गया भाई। अच्छा, हेटेरोसिस का फंक्शन भी क्या है ये भी लगे हाथ देख लेते हैं। भाई होमोगोनिया काइनेट्स बाद में देखेंगे। हेटेरोसिस का फंक्शन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्या है? देखें, प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है N2 की फॉर्म में, यहाँ लिखता हूँ मैं N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पर प्लांट N2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यूज़ नहीं कर पाता। ये इसको प्लांट को चाहिए NO2 या NO3 नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो ये क्या करता है हेटेरोसिस, ये जो बड़ा सेल है, थिक वॉल्ड सेल है, ये क्या करेगा? N2 को, यहाँ लिख देता हूँ, N2 को या तो NO3 जो नाइट्रेट कहलाता है या NO2 जो कि नाइट्राइड कहलाता है, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और जब कन्वर्ट कर देगा तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और प्लांट जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हेटेरोसिस कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपसे पूछते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो हेटेरोसिस करता है। अच्छा, अब क्या होता है देखें, अब यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि या इस जगह से, मैं इसको ब्लैक से बनाता हूँ, इस जगह से ये हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो ब्रेकिंग पॉइंट है, अगर इस जगह से टूटा तो ये वाला पूरा सेगमेंट अलग हो जाएगा और ये वाला पूरा सेगमेंट अलग हो जाएगा। जब ये सेगमेंट अलग होंगे तो ये सेगमेंट अलग, ये वाला सेगमेंट अलग कहलाएगा, ये अलग, इसका नाम भी होगा होमोगोनिया, ठीक है, होमोगोनिया इसका नाम होगा, और इसका नाम भी होमोगोनिया होगा, होमोगोनिया, ठीक है। तो होमोगोनिया कैसे बने? तो ये अपना अलग ग्रो करने लग जाएगा, अपनी ग्रोथ करेगा, ये अपनी अलग ग्रोथ करेगा। तो क्या हो गया एक्चुअली, ये हमारे पास इसका रिप्रोडक्शन का एक मेथड हो गया। तो होमोगोनिया फॉर्मेशन ऐसे हो रही है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर क्या है भाई? कुछ स्फेरिकल सेल है, ये आ गया, कुछ हमारे पास बैरल शेप सेल है, ये आ गया, कुछ बड़े थिक वॉल्ड सेल हैं जिसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब हेटेरोसिस्ट का जो इंटरवल है दूसरे सेल के साथ, वहाँ से वो ब्रेक हो सकता है और ब्रेक होके होमोगोनिया बना सकते हैं। होमोगोनिया अलग अपना ग्रो करने लगेगा और एक बड़ा दोबारा सेल बना लेगा, नॉस्टॉक बना लेगा। तो ये मेथड हो गया हमारे पास होमोगोनिया फॉर्मेशन का, रिप्रोडक्शन में एक मेथड हो गया। अच्छा, एक तो ब्रेकिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है, जैसे मैंने बताया इन डायग्राम। दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो सकता है? देखें, अगर ये हेटेरोसिस्ट है, ये क्या हो जाए? ये डेड हो जाए, मर जाए,
तो जब डेड होगा तो दोबारा यहाँ से डिवीजन हो जाएगी, ये नीचे से भी डिवीजन हो जाएगी। तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे डिवीजन होके भी होमोगोनिया बन जाए और रिप्रोडक्शन हो जाए। तो ये दोनों तरीके से ब्रेकिंग पॉइंट बन सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है एकाइनीड्स, ये आसान है। ये भी क्या है भाई, लार्ज सेल होता है, वेजिटेटिव थिक वॉल्ड सेल बनता है, थिक वॉल्ड सेल होता है जिसके अंदर फूड अकमलेट होता है और ये रेस्टिंग स्पोर्स बन जाते हैं। क्या है भाई, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। अगर लार्ज सेल बना, थिक वॉल्ड सेल बना, इसके अंदर फूड स्टोर है और ये क्या करेगा, स्पोर बन जाएगा। मतलब क्या स्पोर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब एक्सट्रीम कंडीशन आए, ज़्यादा टेम्परेचर आ गया, ज़्यादा रेडिएशंस आ गए, केमिकल एजेंट्स आ गए, तो बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेता है। स्पोर भी एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, दो तरह के होते हैं। तो ये ज़्यादातर एंडोस्पोर बनाता है। मतलब क्या कि अगर ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल के साथ वाला थोड़ा सा एरिया जो साइटोप्लाज्म का, ये सारा क्या हो जाएगा, इसके बाकी सारा हो जाएगा डिहाइड्रेट। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ये हम अपना अलग ग्रो करेगा। जैसे ही कंडीशन आ जाएंगी फेवरेबल, तो पानी को दोबारा एब्जॉर्ब करेगा और प्रॉपर दोबारा सेल बन जाएगा। तो ये एकाइनीड्स ऐसा कुछ है कि स्पोर्स बनाता है और इसके अंदर फूड अकोमोडेट होता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड हैं किसके भाई, साइनोबैक्टीरिया के। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमने डिफरेंस पढ़ना है फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। दो तीन डिफरेंस हैं। क्या है, ये सेंट की बुक से मैंने उठाया, ये अच्छे चार्ट के फॉर्म में मैंने अरेंज किया है। ये ऑक्सीजन है, क्या मैं बता चुका हूँ। साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इसलिए कहते हैं इसका नॉन ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सल्फर रिलीज हो रहा होता है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये यूटिलाइज करता है वाटर को। मैंने आपको इक्वेशन बना के बताया था, दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। इक्वेशन कहाँ है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इक्वेशन देख लूँ। ये इक्वेशन भी वाटर की यूज़ कर रहा था। ठीक है, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया वो H2S को यूज़ करता है। ठीक है, तो यही बात मेंशन है। ये क्या यूज़ कर रहा है भाई, वाटर को एज हम H+ डोनर, H+ देता है वाटर इसको। और ये किसको यूज़ करते हैं, गलत मेंशन है, ये यूज़ कर रहा है H2S को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्लोरोफिल एज नेसेसरी पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल मैंने पढ़ा ऊपर बताया, क्लोरोफिल होता है, दो पिगमेंट और भी मौजूद होते हैं, रेड और ब्लू कलर के, जो कि इसको हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल तो होता है मगर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, और वो कहाँ होता है, बैग्स में बंद होता है, इन मीसोजोम्स। ठीक है, मीसोजोम में ये जो बैक्टीरिया की इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन के वहाँ मौजूद होता है। ये पॉइंट ऐसे काम के नहीं है तो ना भी करें, मसला नहीं। तो ये तीन डिफरेंस आपको पता हो तो आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इनके फोटोसिंथेसिस वाले क्वेश्चन जो हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो है, ये साइनोबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी देख लेते हैं। क्या है भाई, रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉल्ट। एल्कलाइन सॉल्ट क्या है एक्चुअली, देखें 7 से ऊपर जितनी pH होती है इसको हम कहते हैं एल्कलाइन या बेसिक pH, बेसिक कह लें या एल्कलाइन कह लें। तो एल्कलाइन या जहाँ ये ग्रो करेगा उस सॉइल को क्या कर देगा, एल्कलाइन या बेसिक सॉइल कर देगा दोबारा। ये एक हो गया। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेट्रोसिस, डिटेल में बता चुका हूँ। हेट्रोसिस क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स के लिए। उसे ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेगा जो कि हमारे काम आती है। ठीक है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अपने रिस्पिरेशन वगैरह करते हैं। उसके बाद पोल्यूशन इंडिकेटर, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कि साइनोबैक्टीरिया अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो अपने कलर चेंज करता रहता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर येलो कलर है, ये किसी एक तरह के पोल्यूशन को इंडिकेट करेगा, रेड किसी और को, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रीन किसी और को। तो साइनोबैक्टीरिया अपने कलर चेंज करके बताता है कि पोल्यूशन का ये लेवल है, ये वाली पोल्यूशन मौजूद है एनवायरनमेंट में। तो ये आपको कलर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताओ पोल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करता है। उसके बाद सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, मतलब क्या कि ये जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमें विटामिन K बना के देते हैं और इन रिटर्न हमसे फूड लेते हैं। तो क्या है ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। बिल्कुल वैसे ही साइनोबैक्टीरिया फंजाई के साथ रहता है। फंजाई से क्या लेता है, ये फूड लेता है और फंजाई इसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये फंजाई से फूड ले रहा है और फंजाई इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ऐसे कुछ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है। अच्छा, एक टाइम में लाइकेन, अब लाइकेन क्या है, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया दोनों में से कोई एक अगर फंजाई के साथ रहे तो इसको कहते हैं हम लाइकेन। ठीक है, MCQ में आ सकता है। उसके बाद एक और स्पीशीज सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी इसी का पार्ट है, इसी की सब टाइप है। ये क्या है, पार्ट ऑफ इसका जो काई जम जाती है पानी के ऊपर, उसका पार्ट होता है, उसमें मौजूद होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये अपना फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो अपनी इसके बाद प्रोटीन बनेगी इसके फूड में, उस प्रोटीन के पास सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। मतलब क्या, हमारी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बनाती है जिसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन
एसेंशियल। क्यों? क्योंकि हमें इसकी खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी इसको खुद बना रही है। अच्छा, जो हमें खाने की ज़रूरत है वो होती है एसेंशियल अमीनो एसिड की, हमें ये अपने खुराक में चाहिए, हम ये खाएँगे तो हमारी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो एसेंशियल अमीनो एसिड इस ये अपना फूड जो बनाता है खुद, उसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो परफेक्ट बैलेंस में मौजूद होते हैं। तो इसलिए बहुत महँगा बिकता है ये। ठीक है, ये हो गया सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद ये वाटर ब्लूम्स बनाता है। आपने देखा होगा कभी-कभी कि पानी के ऊपर डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, तो वाटर ब्लूम्स इनको कहते हैं। तो इसी की वजह से इसी वजह से आते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी उसके ऊपर ग्रो कर रहा होता है, और इससे क्या होगा कि वाटर को अनप्लेजेंट स्मेल दे देगा। ठीक है, बहुत बुरी स्मेल होगी वाटर की और वो पीने के काबिल भी नहीं रहेगा। ये हो गया। ये क्या है, इसके लॉसेस में, मतलब इसके लॉसेस लिख देता हूँ या आप समझें इसके नेगेटिव पॉइंट्स में आ रहा होता है। जो ऊपर हमने पढ़े ये सारे क्या थे, अब तक पॉजिटिव पॉइंट, दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दूसरा क्या है कि ये रिलीज़ करता है टॉक्सिक स्पीशीज़, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है। जब पानी में रहेगा तो पानी में टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, तो पानी को इस काबिल नहीं छोड़ेगा कोई एनिमल या कोई भी जानदार पानी को पी पाए। और अगर उस पानी को पी ले तो कई बार इतने टॉक्सिक होते हैं तो शायद उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये पानी को इन शॉर्ट काबिल नहीं रखता कि पानी कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर पाए। अच्छा, बैक्टीरियल डिजीज इन मैन और बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि एक बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज़ इन मैन और प्लांट कॉज करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, ज़ाहिर वो तो हम नहीं पढ़ सकते, बुक्स में 4 मेंशन है, सिंध की बुक से मैंने 4 उठाया है और इसके बाद फेडरल वगैरह के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मैंने ऐड कर दिए हैं। डिजीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, बट पूछे आपसे जाते हैं, और अगर इतनी भी डिटेल कर लें तो आपके लिए काफ़ी होगी, बहुत इन डेप्थ नहीं जाते। तो अगर इतनी डिटेल आपसे हो जाए अच्छी तरीके से तो इनमें से आपके मोस्ट प्रोबेबली सवाल सारे निकल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। कॉलेरा सबसे पहली डिजीज़ है, कौन कॉज करता है इसको? अच्छा, एक सेकेंड, इसको कौन कॉज करता है? इसको कॉज करता है भाई बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा, इसका एजेंट है जो कॉज करने वाला है। इसमें क्या होगा, डायरिया होगा, नोजिया मतलब कि उल्टी आने की फीलिंग, उल्टी आ भी सकती है, वॉमिटिंग, बंदा नींद में रहेगा, स्लीपीनेस होगी, लिथार्जी, थकन होगी बहुत, डिहाइड्रेशन होगी बहुत, पानी की किल्लत। तो मसल क्रैम्प, मसल में दर्द हो रहा होगा, ज़्यादा डिहाइड्रेशन में पानी मसल से निकल जाएगा तो मसल में दर्द होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी में सोडियम और क्लोराइड वगैरह जितने भी आइंस हैं प्रॉपर एक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, तो जब डायरिया हो रहा होता है तो उससे क्या होता है कि सारे जो आइंस से निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, आइंस का इम्बैलेंस हो जाता है। थर्स्ट, प्यास बहुत लग रही होगी, स्किन ड्राई होगी, ज़्यादा पानी सारा निकल गया डायरिया में और डिहाइड्रेशन में, तो स्किन ड्राई हो जाएगी। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई हो जाएंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या है, हमारे ऑर्गन्स वगैरह के अराउंड जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शन वगैरह से भी बचा रही होती हैं, पैथोजन से भी बचा रही होती हैं, और भी मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती हैं। और ड्राई माउथ है, ज़्यादा पानी निकल गया है, ड्राई स्किन है और ड्राई माउथ दोनों होगा, तो ये कॉलरा है। और इससे बचा कैसे जाए भाई? इसको पहले प्रिवेंट कैसे किया जाए कि ज़ाहिर डिहाइड्रेशन हो रही है, आप देखें डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग, नोजिया, डिहाइड्रेशन होगी, इससे मसल क्रैम्प भी इसीलिए हो रहा है, डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन भी इसीलिए हो रही है, ड्राई माउथ। तो जो मेन चीज़ें आ रही हैं क्या है भाई, पानी निकल रहा है। तो अब क्या करें भाई, ऐसा कुछ करें कि पानी आ जाए, तो डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जैसे ORS हम लेते हैं तो वो लें, और डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक लें। एंटीबायोटिक भी कौन सी, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूजुअली लेते हैं। तो ये वाली एंटीबायोटिक इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ले रहे होते हैं, और जब हो जाए तब भी ट्रीटमेंट के लिए भी कभी कभी ले रहे होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद टाइफाइड है अगली बैक्टीरिया, कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया का नाम है। इसमें फीवर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और स्किन में रैशेज होते हैं बहुत, तो वीकनेस हो रही होती है, पेट में दर्द होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन, तो पेट से रिलेटेड जो इसके है हमारे पास साइन और सिम्टम्स, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, सर में दर्द होगा, ठीक है, हेडेक। मेन आप एब्डोमिनल पेन अगर याद रखें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद रोजी स्पॉट्स होता है एब्डोमिन, ये रोज़ कलर के रोज़ लाइक स्पॉट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, रोज लाइक स्पॉट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, एब्डोमेन में, पेट पे, तो वो स्पॉट्स बनने होते हैं, तो उनको हम रोजी स्पॉट्स कहते हैं। ये चीज़ें जो आपसे एब्डोमेन से रिलेटेड हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइफाइड में। उसके बाद क्या करें भाई, इसमें हम हाथ धोएं, प्रॉपर हाथ धोएं, ये ज़्यादा यूजुअली हाथ ना धोने से और वहाँ से बैक्टीरिया आता है। उसके बाद साफ़ पानी पिएँ और सही तरह कुक्ड फूड खाएं। उसके बाद डॉक्टर को विजिट करें अगर सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये हो गया भाई आपका टाइफाइड का। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस को टीबी भी कहते हैं। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका क्या है, इसका कॉजरिंग एजेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर मतलब बहुत सारे टाइप्स के आ जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बहुत अलग अलग रीजन पे इफेक्ट करा होता है। तो अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे पढ़ने की। जो कॉमन से सिम्टम्स हैं वो देखते हैं भाई। कफ होगी मतलब खांसी, खांसी में बलगम भी आ सकती है। फटीग मतलब थकन। बुखार होगा, बुखार कैसे 7 से 14 घंटे के इंटरवल में बुखार हो रहा होता है। चिल्स, बहुत सर्दी लग रही होगी, और भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, और वेट भी लॉस हो रहा होगा। जब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएंगे, वेट लॉस होगा। तो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम कैसे बचें, ये है
एयरबॉर्न डिजीज़, मतलब जैसे कोविड थी, हवा से फैल रही थी, तो टीबी भी बिल्कुल वैसे ही हवा से फैलता है। तो हम अगर क्राउड से दूर रहेंगे, तो इससे बच सकते हैं। उसके बाद कंजेस्टेड प्लेस है क्राउड से, जैसे हम कोविड में दूर रह रहे थे, उसके बाद मास्क पहने और सैनिटाइज़ करें, वही कोविड वाली चीज़ें हैं, तो करेंगे तो बच सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट इसका जो होता है 6 से 9 महीने इसकी दवाई खाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट होता है। अगला है निमोनिया। निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन है, ठीक है? लंग्स का इन्फेक्शन है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, और इसमें कफिंग होगी, मतलब खांसी आएगी, खांसी में ब्लड भी आ सकता है, और म्यूकस मतलब नाक भी बह सकती है, बुखार होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, सर्दी लग रही होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कि सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी। उसके बाद चेस्ट पेन होगा, ठीक है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है? लंग्स का इन्फेक्शन है, तो सांस लेने में मुश्किल तो होगा। चेस्ट पेन भी इसीलिए हो रहा है। फटीग, थकन, जब सांस सही नहीं आएगा, ऑक्सीजन सही नहीं जाएगी, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, थकन होगी ज़्यादा, भूख नहीं लगेगी, नोज़िया मतलब उल्टी आने की फीलिंग, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरह सारा हो रहा होगा। नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह तकरीबन सारी डिजीज़ में ही आ रहा होता है, बट जो कॉमन अलग से फीचर होते हैं वो हर डिजीज़ के थोड़े अलग हैं। जैसे अगर ये लंग्स को इन्फेक्शन कर रहा है तो सांस लेने में मुश्किल, उसके बाद फटीग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अगर टीबी की बात करें, टीबी भी हमारे पास बहुत सारी टाइप का है, तो इसमें हम कफ विद फ्लैम जो है, अगर याद रखें, मतलब बलगम के साथ कफ जो है, वो इसका ज़्यादा सिम्टम है, और वेट लॉस इसका जो है वो मेजर सिम्टम्स हैं। और टाइफाइड की बात करें, एब्डोमिनल सिम्टम इसके मेजर सिम्टम्स हैं। कॉलरा में डिहाइड्रेशन, पानी की किल्लत वाले सिम्टम्स इसके मेन सिम्टम्स हैं। तो ये ज़्यादा आपको वो याद होने चाहिए, बाकी भी आपको थोड़े से ज़हन में होने चाहिए। उसके बाद कैसे बचें भाई? हाथ को सही तरह धोएं, उसके बाद सफाई का ख्याल रखें, प्रॉपर कुक फूड खाएं, उसके बाद एक्सरसाइज करें, और स्मोकिंग को क्विट कर दें। और इसमें एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करते हैं? पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका। अगर इतनी बातें भी आप ये डिजीज़ में याद कर लें, तो ये आपके एमसीक्यू काफ़ी हद तक हो जाएँगे। अब अगला है हमारे पास प्लांट्स की डिजीज़ का, बैक्टीरिया लीफ स्पॉट्स। लीफ स्पॉट्स वर्ड ही बता रहा है कि लीफ के ऊपर कुछ स्पॉट्स, दाने-नुमा स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखें ये डायग्राम में देखें, ये स्पॉट्स आ रहे हैं, ये स्पॉट, ये स्पॉट, ये सारे स्पॉट आ रहे हैं, ठीक है? कौन कॉज़ कर रहा है? सुडोमोनास और ज़ैंथोमोनास 2 बैक्टीरिया हैं। नेक्रोसिस मतलब कि सेल की डेथ होने को नेक्रोसिस कहते हैं। उसके बाद लीफ में क्या होता है? स्पॉट्स आते हैं, कभी-कभी स्पॉट जुड़ के बहुत बड़ा-सा एक दाग बना लेते हैं, जिसको ब्लॉचेस कह रहे हैं, ठीक है? और टर्निंग लीव्स कंप्लीटली ब्लैक, इतना बड़ा दाग जब बन जाएगा, तो इवन इतना बड़ा भी हो सकता है पूरा लीफ ही ब्लैक हो जाए। और उसके बाद शूट्स मतलब क्या है? प्लांट के रूट्स के ऊपर वाला इतना पार्ट है, इससे फ्लावर्स, लीव्स वगैरह निकलने, शूट होता है। बड्स क्या होता है? शूट का जो एंड पे कुछ पार्ट होता है, तो वो कभी-कभी पूरी शूट भी बना सकता है, फ्लावर्स वगैरह भी बना सकते हैं, उसको बड कहते हैं। फ्लावर्स का तो आपको पता है, सारे भी ब्लैक हो सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करें? जो कॉज़ कर रहा है, जैसे ये 2 बैक्टीरिया हैं, इनको, पैथोजन को ख़त्म करें। उसके बाद जो सीड हम प्लांट के लिए लगा रहे होते हैं, उसको पहले टेस्ट कर लें कि उसमें तो मौजूद नहीं है पैथोजन, और स्प्रे वगैरह करें इसको ख़त्म करने के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है। उसके बाद ब्लाइट्स इन प्लांट बाय बैक्टीरिया। ब्लाइट्स क्या है? किससे कॉज़ होता है भाई? इरविन अमाइलोवोरा और ज़ैंथोमोनास और ऐसी ये 2 बैक्टीरिया हैं, इनसे कॉज़ होता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा येलोइंग हो जाती है, और ये येलो और ब्राउन हो जाएंगे लीव्स, ठीक है? ये देखें, ये जैसे हो रहे हैं, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है? विदरिंग मतलब कि मुरझा जाएंगे लीव्स और मरना शुरू हो जाएंगे, और फ्लावर्स, फ्रूट भी, इन पे भी सारे वही आएंगे। पेरेन्काइमल सेल पे भी यही इफेक्ट आएगा। पेरेन्काइमल सेल क्या है एक्चुअली? जो फंक्शनल सेल्स होते हैं, ऐसे सेल जो फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हों, उनको पेरेन्काइमल सेल्स कहते हैं। जैसे अगर लीव्स में कोई ऐसे सेल हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पेरेन्काइमल सेल्स। अच्छा, इसके बाद इसको कैसे कंट्रोल करें? केमिकल कंट्रोल जो है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स वगैरह काम लेस इफेक्टिव है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या आ जाता है? जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम एक एक जगह पे एक क्रॉप को हमने लगाया एक साल, अगले साल किसी और क्रॉप को लगाएं, तो ये कहलाता है क्रॉप रोटेशन। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स है, किससे होता है? बैक्टीरियम इरविनिया कोरोटोवोरा, ये बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद प्लांट टिश्यू कैसे हो जाते हैं? मैसेरेटेड मतलब कि सॉफ्ट और वाटरी, सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी नुमा हो जाएंगे। और इसमें प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स करें अगर हम। उसके बाद वीड्स जो हैं, मतलब जो घास वगैरह, जो झाड़ियाँ आ जाती हैं, उनको हम कंट्रोल करें, उनको हटाएं। हार्वेस्टिंग अंडर वेट कंडीशंस, अगर हम जो जैसे बारिश वगैरह हो, तो उसमें हम हार्वेस्ट ना करें क्रॉप को। उसके बाद अवॉइड ब्रूजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम करें, तो इससे क्या होगा? ब्रूजिंग का मतलब है नुकसान पहुंचाना किसी लीफ को, किसी प्लांट को। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, तो हम ये डिजीज़ से अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल विल्ट डिजीज इन प्लांट्स है, ठीक है? ये विल्ट का वर्ड ही बता रहा है कि मुरझा जाएंगे लीव। ये इरविनिया ट्रैकिफिलिया, ये एक बैक्टीरिया, उससे होता है। विल्ट डिजीज कॉज बाय ब्लॉकिंग ऑफ वेसल। क्या होता है एक्चुअली? वेसल जैसे जाइलम है, जाइलम क्या करती है? रूट से प्लांट्स में पानी लेके जाती है, उसको जब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि प्लांट्स में पानी नहीं जाएगा, और प्लांट क्या करेंगे? मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे पानी की किल्लत की वजह से। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बैक्टीरियल विल्ट जो है,
वो इंसेक्ट जो कॉज़ करता है उसकी वजह से है, तो अगर उस इंसेक्ट को हम मार दें इंसेक्टिसाइड यूज़ करके, तो ये हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक एडिशनल डिज़ीज़ है जो फेडरल की बुक से मैंने उठाई है, वो क्या है बिग गॉल्स, वो यहाँ मेंशन नहीं है सिंध की बुक में। ये क्या है, लोकलाइज़ आउटग्रोथ, मतलब अगर देखेंगे अगर ये कोई शूट है तो इसे आउटग्रोथ ऐसी बननी होगी कहीं-कहीं, ठीक है? लोकलाइज़ है। इसमें अब इसके कौन-कौन से पॉज़िटिव एजेंट हैं, राइज़ोबियम लेजुमिनोसम है, ठीक है? ये लेज्यूम प्लांट जैसे मटर वगैरह है, इनको लेज्यूम प्लांट्स कहते हैं, उनमें ये कॉज़ कर रहा होता है। उससे वो सूडोमोनास सेबेस्टोनोई, ये एक बैक्टीरियम है, ये ऑलिव नॉट प्लांट में कॉज़ कर रहा होता है। वो ज़ेंथोमोनास कैंपस्ट्रेस, ये कॉटन में कॉज़ कर रहा है। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, ठीक है? ये बैक्टीरिया जो है, ये भी अलग प्लांट्स में कॉज़ कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बैक्टीरियाज़ हैं जो कि कॉज़ कर रहे होते हैं। अब इसको कैसे हटाया जाए? इसको ऐसे हटा सकते हैं, अभी क्रॉप रोटेशन करें, उसके बाद जो डिज़ीज़ कॉज़ करने वाला एजेंट है उसको ख़त्म करें, रिमूव करें, और डिज़ीज़ फ्री सीड, मतलब प्लांट के जब हम सीड लगाएँ तो वो क्या हो, डिज़ीज़ फ्री सीड्स हों। तो ये यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है भाई, कि आपको थोड़े से एजेंट्स याद हों कि किन से कॉज़ हो रहा है, और थोड़े से आपको सिम्पटम, जो मेन सिम्पटम्स हैं जो मैंने आपको, जैसे आपको बैक्टीरियल डिजीज़ में बताया, वो थोड़े याद हों। जैसे अगर विल्टिंग है, विल्टिंग में आपको पता होगा कि प्लांट्स क्या हो जाएँगे, विल्ट हो जाएँगे। क्यों विल्ट होंगे? क्योंकि वेसल जैसे जाइलम है वो ब्लॉक होगी। अगर सॉफ्ट रॉट है तो क्या होगा कि भाई सॉफ्ट और वॉटरी टिश्यू हो जाएँगे, ठीक है? अगर ब्लाइट्स इन प्लांट है तो इसमें क्या होगा, जो येलो और ब्राउन हो जाएँगे सीड्स, ठीक है? और इसमें विदरिंग, मतलब मुरझाना भी इसमें हो रहा होगा। और इसमें अगर बैक्टीरियल लीवी स्पॉट में बात करें तो स्पॉट्स बन जाएँगे बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसी छोटी-छोटी जो मेन चीज़ें हैं वो अगर आप याद रखें तो इसके लिए काफ़ी होंगी।